सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार बात बोली गया है मोहम्मद अली साहब के द्वारा। बोला गया, आई हेट एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लीव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। यानी कि अभी अगर आप लोग आज की डेट में जो भी चीजें आप लोग फील कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, कुछ भी क्यों ना होता रहे, पर आप लोगों को उसको छोड़ना नहीं है। आप लोगों को लगता है यार क्यों हम लोग को ये चीजें करनी है, क्यों हम लोग को इस तरीके से अपनी जिंदगी को लीड करके चलना है। आप लोग इरिटेट हुए, कई बार आप लोगों को लगेगा नहीं यार फालतू की चीजें इनको छोड़ देते हैं, पर लेकिन वही जो जिंदगी है आप लोगों को, वही जो पैटर्न है आप लोगों को एक सही डायरेक्शन में अगर आप लोग उसको लेकर चलते हैं तो आप लोगों की लाइफ को एक ऐसी लाइफ बनाएगा कि लोग जो है उसको याद करेंगे कि वो इंसान जी कर गया है जिंदगी को। पर लेकिन उसके लिए आप लोगों को उतना ही सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। अगर ढंग से आप लोग देखा जाए, आप लोगों को एक प्रॉपर पैटर्न में आना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। फालतू की सोशल जो लाइफ है वो आप लोगों को छोड़नी पड़ेगी। फालतू में जो भी आप लोग इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं वो आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। एक प्रॉपर एक्सरसाइज करके अपनी लाइफ को एक पैटर्न में लाना पड़ेगा। सोने और उठने का टाइम शेड्यूल आप लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। अपनी डाइट आप लोगों को सेट करनी पड़ेगी ताकि फालतू में बीमार न पड़े। अपने आप को कोशिश करनी पड़ेगी कि जल्दी से जल्दी इतना जाना, एक एक घंटे के अंदर आप लोग पानी पीते रहे, वो आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। यानी कि डिसिप्लिन लाइफ जीनी स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर रियलिटी में आप लोग एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। क्योंकि आप लोग ये बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने इस पर्टिकुलर फील्ड में टॉप कर लिया, पर लेकिन आप लोग जाकर जब बैकग्राउंड में देखोगे ना कि वो इस फील्ड का ही टॉपर नहीं है, वो अपनी जिंदगी का भी टॉपर है। किस टाइम सोना है, किस टाइम उठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से अपनी हेल्थ को रखना है, अपने परिवार को कैसे रखना है। एक तरीके से इवन जाकर आप लोग उसका घर भी देखोगे ना, उसकी टेबल भी देखोगे जहां पर वो बैठकर काम करता है, वो भी आप लोग को एक प्रॉपर वे में मिलेगी आप लोग को। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपनी लाइफ में किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में चैंपियन है तो इसका मतलब है कि वो ईच एंड एवरी स्पेयर में आप लोगों को एक प्रॉपर, एक डेडिकेटेड, डिसिप्लिन इंसान आप लोगों को नजर आएगा। तो इसलिए कोई भी काम अगर आप लोग करना है तो पूरे उन्हें कहते हैं दिल और जान से काम को करिए, यानी कि बस इसको निपटा लेते हैं ऐसे ही, वरना कोई भी रिजल्ट आप लोग को प्रॉपर वे में देखने को नहीं मिलेगा। तो हमेशा उठने का टाइम फिक्स रखिए, सोने का टाइम फिक्स रखिए, फिर देखिए जिंदगी में आधे चेंज तो आप लोग यहीं से ही आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफी शानदार और काफी प्यारा ये आज का डिस्कशन रहने वाला है, आप लोग इसको एंजॉय करोगे। और ये जो दो वीडियो हैं इनको आप लोग अगर देखोगे, करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा, पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां से जाकर डाउनलोड कीजिए और आसानी से उनका आप लोग रिविजन कीजिए अच्छे से। एक नजर यहां पर डाल लेते हैं कि ओलंपिक के अंदर क्या चल रहा है। अगर आप लोग आज की डेट में देखिए तो ये 23 जुलाई में ओलंपिक स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त तक यहां पर चलने वाले हैं। होस्ट कंट्री है यहां पर जापान, जहां पर ओलंपिक के गेम फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर ये चल रहे हैं और ये टॉप पर भी चल रही है। अगर अब तक का डेटा आप लोग देखें यहां पर तो 10 गोल्ड मेडल है जापान के पास में, इसमें 3 सिल्वर है और 5 आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर क्या है, ये है यहां पर ब्रॉन्ज। तो टोटल मिलाकर देखिए नॉर्मली होता है कि 1-2 गोल्ड हो जाता है, बाकी के फिर दूसरे ज्यादा मेडल हो जाते हैं, पर लेकिन यहां पर गोल्ड सबसे ज्यादा है। ठीक है, होस्ट कंट्री के बारे में आप लोगों से डिस्कस भी किया था एक आर्टिकल कि जहां पर कोई पर्टिकुलर कंट्री किसी गेम को होस्ट कर रही है तो नॉर्मली इतना तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस एरिया में जो लोग जहां पर वो रहते हैं उनको कंफर्टेबल फील होता है कि अपनी जमीन पर खेल रहे हैं। तो इसलिए वहां पर नॉर्मली देखा जाता है कि मेडल अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। टॉप 3 में नॉर्मली आप लोगों को कंट्री मिल ही जाती है। अभी फिलहाल जापान टॉप पर है, यूएसए सेकंड नंबर पर है 9 गोल्ड के साथ में, चाइना है यहां पर तीसरे नंबर पर। और आरओसी, इसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया। आरओसी किससे रिलेटेड है, यहां पर कौन सी कंट्री है, मैंने आप लोगों से ये जो नैनो मैगजीन आई थी उसमें डिस्कस किया था डिटेल में इसके बारे में, ये कौन सी कंट्री है और यहां पर ये बेसिकली यहां पर आरओसी क्यों लिखा हुआ है, रीजन क्या है, पर्टिकुलर कंट्री का नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को आंसर देना है। बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है इसके बारे में और किस किसी ने लेक्चर सुना है। बात करें यहां पर 39th पोजीशन पर है हमारी कंट्री, वो भी अकेला एक सिल्वर मेडल के साथ में। अभी एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि सिल्वर जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है, बाकी जो भी है देखिए और कई सारे प्लेयर जो है वो भी रो में है, हमारी लाइन में है, हो सकता है कि और भी जल्दी हम लोग को मेडल देखने को यहां पर मिल जाए। सबसे पहले आर्टिकल देखते हैं कौन कौन से हम लोग को डिस्कस करना है। काफी शानदार, काफी प्यारे और काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल हैं, चक्षु खोलने वाले आर्टिकल बोल सकते हो कई सारे। तो आप लोग जो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करेंगे, आप लोग ही सोचने समझने की क्षमता बढ़ाएंगे कि अच्छा इस इशू को आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। आंसर राइटिंग को चाहे प्रीलिम्स हो चाहे आप लोग किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पर भी आप लोग को इंप्रूव करेंगे। पर लेकिन अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप लोग को यहाँ पर पीपीटी में नहीं देखने को मिलेगी, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सारी चीजें पॉसिबल
पॉसिबल नहीं है लिखना, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा कीजिए, जहां भी आप लोग लगे नोट डाउन करना है तुरंत उस पॉइंट को नोट डाउन करना। आप लोगों को 2 दिन हो गए मैं क्वेश्चन के आंसर पीपीटी में तो डाल दे रहा हूं, पर लेकिन वीडियो के एंड में बता नहीं पा रहा हूं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर ही बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो जो भी बच्चे के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए हैं तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है कई सारे लड़कों ने भी अच्छे आंसर देने स्टार्ट कर दिए, ये मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली। तो सब पार्टिसिपेट करो यार, सबके लिए है बेसिकली लेक्चर, अच्छे से आप लोग को एंजॉय करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिए। बाकी जो कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। बेसिकली जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा था ना आप लोगों से, तो विलिंगडन आइलैंड के बारे में, तो ये बेसिकली कहां पर लोकेटेड है इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो क्या क्या बातें हैं, तो काफी प्यारा डिस्कशन रहेगा। जब एडिटोरियल खत्म हो जाएंगे तो फिर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे, तो वहां से भी काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। तो पहले आइए एक नजर डालते हैं एडिटोरियल के ऊपर कि क्या क्या बातें की जा रही हैं, उसके बाद में हम लोग फिर चीजों को देखेंगे। अगर बात करूं यहाँ पर पहले आर्टिकल के बारे में, तो आसाम और मिजोरम के बीच में क्या रस्साकसी चल रही है, पूरा खाका क्या है यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो कि कभी भी अगर न्यूज में रहता है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो गया या वुमेन हो गया, बच्चों से रिलेटेड कोई बातें होगी, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये एरिया थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चे के द्वारा कल बोला गया सर अफगानिस्तान में आखिर यूएस से गया क्यों था, ये मैंने कई बार पहले भी एक्सप्लेन किया है, आज फिर से आप लोगों को पूरा बता दूंगा डिटेल में, ताकि कभी भी आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन क्यों ना रहे। यानी कि एक तरीके से सारे कंफ्यूजन आप लोग खत्म हो जाएंगे। अफगानिस्तान में यूएस से गया क्यों था, अब कर क्या रहा है, छोड़कर क्यों आ रहा है, आखिर ऐसी कंडीशन क्यों बन गई, तो पूरा डिटेल में एक पूरी कहानी के तौर पर आप लोगों को बताऊंगा। हालांकि आर्टिकल में कुछ अलग चीजें हैं, आर्टिकल में तो वही बता रहा है प्रेजेंट टाइम में क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल अपनी जगह पर, लेकिन मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा जिसको कुछ भी नहीं पता है अफगानिस्तान के मुद्दे के बारे में, तो सारे चक्षु आप लोगों के खुल जाएंगे कि इशू क्या था और हो क्या रहा है, तो उसके बारे में जानने को मिलेगा। टूनिसिया एक कंट्री है यहाँ पर, अभी अफ्रीका के अंदर, आप लोगों को मैप में दिखाऊंगा, वहां पर रस्साकसी चल रही है, तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया सा आप लोगों को दे दूंगा, पर लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। कि पर्टिकुलर कंट्री न्यूज में तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो मैं आप लोगों से जरूर डिस्कस करूंगा। ये वाला जो आर्टिकल है, ये टीचर की जो खस्ता हालत हो रखी है अभी आज की डेट में, उसके बारे में बता रहा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। एजुकेशन में अगर टीचर को ही ढंग से अगर ट्रीट नहीं किया जाता तो फिर क्या कंडीशन बनती है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी कंट्री में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिलती है, अभी काफी लार्ज स्केल पर यूरोप के अंदर बाढ़ देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। और बोला जा रहा है कि क्या इंडिया सीख सकता है यहाँ पर, उन्हें कि दूसरों की गलतियों से आप लोग क्या सीख सकते हैं। तो वही बात चाणक्य साहब के द्वारा बोला गया था कि खुद गलती कर कर सीखोगे तो जिंदगी बहुत छोटी है, दूसरों की गलतियों से सीखना स्टार्ट करो तो जिंदगी में बहुत आगे निकलोगे। तो ये जरूरी है इंसान को गलती को, खुद गलती तो करनी नहीं है, अगर हो जाती है तो फिर उसको रिपीट ना करें, तो अगर रिपीट भी कर रहे हैं तो फिर आप लोग कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये जिंदगी है, उसको इस तरीके से टैकल करके चलना है। ये जो आर्टिकल है ये दिल को दहला देने वाला आर्टिकल है। स्टार्टिंग का जो पैरा देखने को मिला ना, वो एक तरीके से रुला देने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चाइल्ड बेसिकली ट्रैफिकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। तो हमारी कंट्री में अभी यहाँ पर एंटी ट्रैफिकिंग लॉ लाया गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या कंडीशन है वो भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल भी आया हमारी कंट्री में, तो उसके चलते भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू यहीं पर ही देता हूं। बेसिकली साउथ इंडिया में क्या चीजें चल रही है उसके बारे में बताया जा रहा है, अगर कोई मूवी बनाई जा रही है तो समझेंगे इसके बारे में यहाँ पर अभी। और ये वाला जो आर्टिकल है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनको जो हम लोग कोविड-19 की दवाइयां दे रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में कि किस तरीके से अभी फिलहाल जो कोविड-19 का जो दवाई का जो मुहिम चल रही है, कि आप लोग अगर वहां पर रजिस्टर करा रहे हैं तो रजिस्टर हो पा रहा है, आप लोगों को प्रॉपर जो भी आप लोगों को दवाई चाहिए वो मिल पा रही है, या फिर कोई और आप लोगों को दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर किसी को लगता है वो उसका आंसर दे सकता है तो उसका आंसर भी जरूर दीजिएगा। तो एक प्रोटेक्टिव माहौल बना के रखना है। बाकी मैंने कल कई सारी चीजें देखी, जिस तरीके से जो नैनो मैगजीन चल रही थी उसमें साइड में जो कमेंट आ रहे थे, कुछ हरकतें चल रही थी, तो 2-3 को मैंने ब्लॉक भी किया, टेंशन मत लीजिए। जिसका भी ऐसी हरकतें देखे तुरंत मुझे आप लोग एक क्लिक कर मुझे सेंड कीजिए, वो इंसान फिर आगे आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा वीडियो के अंदर, ठीक है। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, बस इतना सा काम कीजिए, ठीक है। आइए अब पहले बात करता हूं यहाँ पर किस किसने मूवी देखी। यहाँ पर अगर बात करें कबाली, ये रजनीकांत साहब की मूवी है, इसी के साथ में असुरन मूवी है यहाँ पर। ये सारे मूवी के नाम इसी वीडियो के अंदर दे रखे हैं, ठीक है। इसी के साथ में सरपटा है यहाँ पर, ये मूवी है यहाँ पर। तो बताने क्या कोशिश की है, देखिए अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि जो अपर कास्ट है और जो आज के में जिसको दलित कम्युनिटी आप लोग बोलते हैं, वो सब मिलकर रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री अगर आप लोग उठाकर देखोगे कंडीशन ये रही हमेशा से, कहीं ना कहीं जो सप्रेस किया गया दलित कम्युनिटी को, तो उसके चलते ये देखने को मिलता है कि
कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये एक तरीके से जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, एक तरीके से जो सोसाइटी है उसके साथ में इनको साइड में एक तरीके से मिलाकर साथ में चला जाए, यानी कि एक तरीके से मिलजुल कर रहने वाली बात की जाती है। इसीलिए संविधान में कई सारे चेंज भी किए गए, इसीलिए अलग से लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए, इसीलिए लोगों को उनकी ड्यूटी भी समझाई गई, इसीलिए स्टेट की भी डीपीएसपी बताई गई कि आप लोगों को भी ये फॉलो करके चलना है ताकि सोसाइटी में एक सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे। तो ये बातें बताई गई हमारे संविधान के अंदर। पर लेकिन राइटर जो है वो ये बोल रहे हैं आज की डेट में जैसे जैसे मूवी दिखाई जा रही है ना, जैसे आप लोग कबाली देख लीजिए, ठीक है, तो यहां पर जिस तरीके की चीजों को प्रेजेंट किया गया या असुरन दिखा लीजिए, यहां पर जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में एक तरीके से दिखाया गया है कि लोअर कास्ट को सप्रेस किया जा रहा है और लोअर कास्ट में से कोई लोग निकल कर आ रहे हैं, अपर कास्ट से फिर बदला ले रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इनके बीच में लड़ाई दिखाई गई है। इनको इस तरीके से नहीं कि मिलकर काम करना है, एक तरीके से कैसे शांति बनाकर रखी जा सकती है, एक दूसरे के साथ में कैसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, वो वाला फंडा नहीं दिखाया गया है। और ये मूवी तो अभी अवार्ड भी मिला, इस मूवी को देखेगा, ये मूवी आप लोग देखकर किस तरीके से मतलब कैसी कैसी कंडीशन देखने को मिलती है। असुरन मूवी में बेसिकली क्या दिखाया गया, यहाँ पर अपर कास्ट और इस पर्टिकुलर जो लोअर कास्ट के बीच में जो लड़ाई चलती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि इसका बेटा जो रहता है उसको मार दिया जाता है, फिर ये छोटा बेटा जो रहता है उसको जाकर बम से उड़ा देता है, कुछ ऐसा चाकू वाकू मारता है, क्या करता है, और फिर उसके बाद में कंडीशन जो है वो काफी खराब रहती है लास्ट तक का, यानी कि एक काफी रस्साकसी वाली एक मूवी चलती है यहाँ पर पूरे इसमें, ठीक है। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है। तो यानी कि मूवी का जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है आज की डेट में वो काफी हद तक चेंज हो गया है। आज की डेट में अगर देखिए जिस तरीके से संविधान में बताने की कोशिश की थी वो पैटर्न हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं कि कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ में रह सकते हैं, वो नहीं बता रहे हैं, बदले वाली भावनाएं दिखाने की कोशिश की जा रही है। चाहे कबाली चाहे असुरन के बारे में बात कर लीजिए, ये जो मूवी है यहाँ पर जिसको सरपटा आप लोग बोल सकते हैं, ये जो मूवी है इसमें एक अच्छी चीज दिखाने की कोशिश की गई। उसमें क्या है, उसमें ये दिखाया गया कि अगर किसी जो लोअर कास्ट के किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें की गई है तो उसने डायरेक्ट उसको जाकर मारा पीटा नहीं है, चाकू नहीं मारा, डायरेक्ट जाकर बम नहीं फोड़ा उसके सर पर अपर कास्ट के इंसान के। उसने क्या किया, अपना करियर सेट किया, अपना करियर सेट करके अपने आप को उस हाइट पर ले गया, तब जाकर यहां पर दिखा एक तरीके से सचिन तेंदुलकर वाली पैटर्न फॉलो किया गया। मतलब क्या था, मतलब ये था कि कभी भी कोई तुमको उल्टी सीधी हरकतें अगर कुछ बोलता है तो उसको कभी भी आप लोग मुंह से जवाब मत दो कि तेरी मां की तेरी बहन की गाली देना स्टार्ट कर दे, उधर से वो दे रहा है, उधर से दे रहा है, ठीक है, तो उल्टी सीधी गाली बक रहे हैं एक दूसरे को। तो वो वाली चीजें नहीं करनी है, अपने करियर पर फोकस करो। और जो वो इंसान चाहता है कि तुम न कर सको, यानी कि अगर तुम एग्जाम में सिलेक्शन न पास हो तो वही सिलेक्शन आप लोग उसको करके दिखाओ ना। उन्हीं के पड़ोसी जो है आप लोगों को एक तरीके से परेशान करते हुए नजर आते हैं कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, तो आप लोगों को वही काम करना है, यानी कि एक तरीके से बल्ले से जवाब देना है, आप लोगों को अपने काम से जवाब देना है। बल्ले से जवाब दे दोगे तो मुंह को खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वह इंसान जो है वही जो आप लोगों को इरिटेट कर रहा था, फ्रस्ट्रेट था आप लोगों से, आप लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा था, वही आप लोगों को गुणगान गाता हुआ नजर आएगा। हाँ, ये लड़का ना आईएएस बन गया, मेरे मोहल्ले में रहता है, ये मेरे घर की भीत मिलती है इससे, मेरे घर की दीवार टच करती है, इसका पापा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत संस्कारी लड़का है ये। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी जरा सी देर में। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि बल्ले से जवाब दो, और वही सबसे शानदार जवाब भी माना जाता है। बाकी का दुनिया चलती रहती है, इरिटेट नहीं होने का, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का, ठीक है। इनके कहने का मतलब ये कि अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिए हैं, जो अचीव करना है उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी किसी के सामने मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होता है जिंदगी को जीने का तरीका। तो ये इस तरीके का पैटर्न आप लोग दिखाकर चले तो भी सही है यहाँ पर। तो बदले वाली भावनाओं वाली चीजें नहीं दिखाकर, क्योंकि सोसाइटी में मूवी का बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ता है, तो उसको थोड़ा दिखाने का पैटर्न चेंज करना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई है, ठीक है। बाकी ये चीजें हैं, आप लोग अगर कहीं आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो आप लोग भी मूवीज के नाम लिख सकते हैं कि उस मूवी में दिखाया गया सोसाइटी के अंदर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, तो ऐसे एग्जांपल के तौर पर आप लोग उनको ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे सोसाइटी में जो मूवी है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, कल्चर दिखाने की कोशिश की जाती है। बाहुबली मूवी में देखिए पूरा किस तरीके शानदार तरीके से कल्चर का पैटर्न दिखाया गया। तो ये सारी चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जिनके बारे में आप लोग जरूरी आइडिया रखेगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो यहां पर, उससे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी रहेगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और इसके बाद में फिर आप लोगों को यहां पर मैं कई सारी बातें बताऊंगा। बेसिकली ये जो आर्टिकल है खतरनाक तरीके से यहां पर एक आप लोगों को देखने को मिलेगी सिचुएशन आज के में सोसाइटी में, जो कि मिलजुल कर सबको निपटानी पड़ेगी। अभी हमारी कंट्री में एंटी ट्रैफिकिंग एक पर्टिकुलर बिल लाया गया, जिसके चलते कंडीशन ये है कि जो ट्रैफिकिंग होती है, यानी कि इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है। और आज के दिन में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोग पूछना, अगर गांव वाले एरिया में रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, शहर वाले एरिया में रहते हैं तो अपनी मम्मी पापा से पूछना कि एक भैंस आप लोगों को खरीदनी है तो भैंस कितने की खरीदेंगे, ठीक है। यानी कि जो दूध देने वाली भैंस है अगर आप लोग खरीदनी है तो वो भैंस कितने की आती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, खरीद पूछेगा एक बार, आप लोगों को उसका रेट पता चल जाएगा, यानी कि भैंस का प्राइस कितना है आप लोगों को ये पता चल जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, ये है मूवी बेसिकली लक्ष्मी। इसमें क्या रहता है, इसका जो बाप रहता है वो पियक्कड़ रहता है, दारू पीने वाला रहता है। इस लड़की को, इस बेचारी छोटी सी लड़की को वो ले जाकर बेच देता है।
इस लड़की के साथ में जो दुर्गति होती है वो एक तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है इस आर्टिकल के अंदर भी। बोला जा रहा है कि अभी 13 साल की एक लड़की थी, 13 साल की एक लड़की को बेसिकली एक जगह से निकालकर वहां से वो आसाम के टी गार्डन जो है ना आसाम वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो वहां से उसको लाया गया और लाकर उसको भेज दिया गया न्यू दिल्ली के अंदर में। यानी कि एक तरीके से उस लड़की को भेज दिया गया कितने में, मैं किस लिए कह रहा हूं, भैंस का प्राइस देखिएगा, क्योंकि इस लड़की को ओनली 20,000 रुपए में बेच दिया गया, 20,000 रुपए। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। भैंस भी अगर आज के डेट में आप लोग खरीदते हैं ना तो उसका भी प्राइस आप लोगों को 80,000, 90,000 या फिर 1 लाख से या 1.5 लाख तक के भी भैंस का प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हरियाणा वाले एरिया में आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोग देखते हैं काफी ज्यादा शौक होता है उस साइड में लोगों को। अगर आप लोग देखिएगा, अगर वेस्ट उत्तर प्रदेश में आप लोग जाएंगे, राजस्थान वाले एरिया में जाएंगे, तो ये वो एरिया है जहां पर इन सब चीजों का काफी ज्यादा शौक होता है। अच्छी अच्छी भैंस रखते हैं, अपना दूध पीते हैं, खासकर किसान वाला जो सेक्शन है सोसाइटी का, वहां पर उसका प्राइस देखिएगा जानवरों का आप लोग। और यहां पर एक लड़की को बेच दिया गया 20,000 रुपए में, और ये तो बहुत ज्यादा है, 10-10,000 रुपए में बेचा जाता है लड़कियों को, खासकर जो बहुत ज्यादा गरीब सेक्शन होता है सोसाइटी का। तो ऐसी कंडीशन देखने की कोशिश करती है। फिर किया जाता है, क्या किया जाता है, मैक्सिमम तो यहां पर क्या किया जाता है, उनको सेक्स स्लेव बना दिया जाता है। स्लेव अगर शब्द में आप लोगों के सामने यूज कर रहा हूं, इसका मतलब पता है आप लोगों को स्लेव क्या होता है। स्लेव होता है, जैसे आप लोगों ने जो मूवी देखी है ना, ये पद्मावत मूवी आई थी, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा वहां पर उसको स्लेव गिफ्ट किया गया था उसके बाप के द्वारा। तो जो स्लेव रहता है वो रहता है बेसिकली स्लेव एक तरीके से एक तरीके से इंसान को एक बार पैसा देकर 20,000 रुपए देकर खरीद लिया। अब ना तो इसको सैलरी देने की जरूरत है, इसको बिल्कुल एक तरीके से ऐसे रखो जैसे घर में तुम्हारे जानवर है, उस तरीके से आप लोग इसको रख सकते हो। इसको बस खाना पीना देते रहो, ये जिंदा रहे, ठीक है, कहीं पर किसी एक कोने में डाल दो उठाकर, तो ये होता है बेसिकली स्लेव। स्लेव एक तरीके से इंसान एक दूसरे इंसान को अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है, यानी कि ये मेरी प्रॉपर्टी है क्योंकि मैंने इसको खरीदा है, ठीक है, तो ये एक तरीके से स्लेव होता है। तो स्लेव जो है वो काफी एक बुरी दयनीय कंडीशन होती है। पुराने टाइम पे ये काफी ज्यादा देखने को मिलते थे। एक मूवी भी है जिसको ऑस्कर भी मिला है, 12 ईयर ऑफ स्लेव, आप लोग देखेगा तो चक्षु खुल जाएंगे, आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें, अभी ये मूवी देखकर भी आप लोग एक तरीके से इरिटेट हो जाओगे कि क्या हो रहा है ये यहाँ पर। इस मूवी की अगर थोड़ी सी मैं आप लोगों को बात करूं, इस लड़की को उठाया जाता है, उठाकर क्या बेसिकली इसका बाप इसको भेज देता है। बेचने के बाद में एक ऐसे पर्सन के पास इसको ले जाया जाता है जो एक अधेड़ उम्र का इंसान होता है, ऐसा होगा कोई 60-70 साल का इंसान, उसको एड्स की बीमारी होती है। उसको यह बोला जाता है कि अगर तुमको सही होना है, ये एड्स की बीमारी अगर ठीक करनी है, तो आप लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाने हैं एक ऐसी लड़की के साथ में जो कि आज तक किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए। वो बातें यहां पर बोली जाती हैं, इतनी घटिया सोच दिखाई गई है। और उसके साथ में फिर वहां पर वो एक बार ये सारी हरकतें करने के बाद में लड़की को एक तरीके से जो सेक्स वर्कर बना देता है, उसके बाद में फिर वहां पर उनको ले जाकर रख देता है, फिर उनसे पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि एक तरीके से इंसान को जानवरों की तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक इंसान जो है कितनी बुरी बुरी कंडीशन से होकर गुजरता है। आप लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए जब पेरेंट्स की तरफ को आप लोग देखते हो ना कि पेरेंट्स ने आप लोगों के लिए क्या किया है। अगर आप लोगों को एक घर मिला हुआ है, खाने पीने के लिए सही से रोटी मिली हुई है, आप लोगों को एक रहने के लिए सही जगह मिली हुई है, पढ़ने के लिए आप लोगों को घर वाले पढ़ा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोगों को ये भी नसीब नहीं होता है। कहते हैं बहुत लोग हमारे घर वाले मुल्ला कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए हमेशा अप्रिशिएट करो। अगर आप लोगों को कुछ भी चीजें मिल रही हैं, अपने दम पर चीजों को लेने की कोशिश करो। अगर इस दुनिया में आए हो तो ठीक है, तो वो वाली चीजें करनी पड़ेगी। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में काफी सारी चीजें जानने को मिलेगी। बोला जा रहा है कि जो ट्रैफिकिंग होती है, जब इंसान को किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए कई बार भीख मंगवाने के लिए इधर से उधर ले जाकर बेचा जाता है, कई बार सेक्स वर्कर बनाया जाता है, कई बार और दूसरे काम करने के लिए। अभी कोविड-19 के चलते ये हरकतें जो है बहुत ह्यूज लेवल पर बढ़ गई है, ठीक है, तो इसके चलते यहां पर ये भी सारी न्यूज में आ गई है। तो बोला जाएगा कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जहां एक ह्यूमन को एक कैटल यानी कि एक जानवर से भी कम पैसों में बेचा जा रहा है, क्या आप लोग उसको बोलेंगे कि हम लोग एक काफी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं? और वो भी जब हम लोग आजादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, अमृत महोत्सव जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उस टाइम पर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग एक अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां लड़कियों को बेचा जा रहा है 10-10, 20-20 हजार रुपए में। और ये इतना पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर उन राज्य में जहां पर सेक्स रेशो जो है काफी कम है, यानी कि लड़के काफी ज्यादा है लड़कियों के कंपेयर में, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये काफी बुरी कंडीशन क्रिएट कर चुके हैं आज की डेट में। अगर आसपास वाले एरिया में आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो भाई साहब खरीद कर ले आते हैं, ठीक है, कई बार सुना होगा कि पहाड़ों से खरीद कर ले आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से खरीद कर ले आते हैं। तो वहां पर क्या होता है, गरीब सेक्शन है सोसाइटी का काफी लार्ज स्केल पर, तो लड़कियों को बेच देते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फिर उनको लाकर इधर क्या किया जाता है, अब खरीद कर लेकर आए, शादी करके तो लेके नहीं आए, तो उसके कंडीशन ये हो जाती है कि अब उसको अपने तरीके से रखना है। जब तक सही तरीके से काम कर रही है, फिर उसको किसी दूसरे के पास में बेचा जाता है। ऐसे भी अभी केसेस देखने को मिल रहे हैं जो इसी आर्टिकल में स्टार्टिंग में बताया गया है। यानी कि पहले क्या करेंगे, खुद उसको बेसिकली एक तरीके से घर में रखेंगे, लग रहा है
अपने सही तरीके से, जिस तरीके की उनको चाहिए थी लड़की ऐसी है तो सही है, वरना फिर उसको भेज देंगे। ऐसी ऐसी भी कंडीशन देखने को मिल रही है। 60 70 साल के जो लोग हैं वो भी खरीद कर लड़की लेकर आ रहे हैं। और कितनी साल की लड़की, 16 साल की, 18 साल की लड़कियां, ठीक है, उनको प्रेग्नेंट करके पता चला वो सामने वाला मर गया। ऐसे भी कई सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो इस तरीके की सोसाइटी आप लोगों को कैसा लग रहा है सुनकर? लग रहा है ना अंदर से कितना एक तरीके से कितनी गिलानी सी फील हो रही है अंदर कि कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, ऐसा भी कुछ होने को देख रहा है। तो ऐसी भी चीजें होती हैं सोसाइटी के अंदर में। तो अभी इसी के चलते कई सारी मुहिम चलाई गई, बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि यहाँ पर एक एनजीओ है, काफी इंपोर्टेंट एनजीओ हमारी कंट्री में। तो बच्चों के लिए काफी सारे काम उसके द्वारा किए गए और उसी में यहाँ पर कई सारे ऐसे स्लोगन भी चले। यहाँ पर देखिए, बिकने को तैयार नहीं हम, ठीक है, तो ये बातें बोली गई इनके द्वारा, बिकने को तैयार नहीं है, लूटने को तैयार नहीं हम, यानी कि एक तरीके से ना तो बिकेंगे और ना ही लूटेंगे। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई। ऐसे कई लंबे समय तक हमारी कंट्री में मुहिम चलाई गई, कई लंबे समय तक इनके द्वारा लगभग 12,000 किलोमीटर तक का चलकर इनके द्वारा बेसिकली पूरे रास्ते एक तरीके से लोगों को जागरूक किया गया। तब जाकर हमारी कंट्री में अभी एंटी ट्रैफिकिंग जो बिल आ रहा है वो अब हमारे सामने निकल कर आ रहा है। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है। अभी आप लोगों से मैं यहाँ पर बात करूंगा बेसिकली क्या क्या बातें अभी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अभी बात करें तो एक पर्टिकुलर बिल लाया गया जिसको बोला गया बेसिकली ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि पीसीआर जरूर याद रखिएगा। प्रिवेंशन करना है यानी कि रोकना है इसको, केयर करना है उसकी, और रिहेबिलिटेट करना है यानी कि एक तरीके से आप लोगों को जिस कंडीशन में वो इंसान हो चुका है वहां से निकालकर फिर से उसको एक सही कंडीशन में लेकर आना है। जैसे मैंने आप लोगों को कई बार आर्टिकल पढ़ा है, जब हम लोग बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसान को गटर में उतारा जाता है गटर को साफ करने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से अगर इंसान को गटर साफ करने के लिए उतारा जा रहा है जबकि मशीन है उसकी जगह, तो ये बोला जाता है कि उसके लिए आप लोगों को उसको वहां से हटाओ, कोई और जॉब दो और रिहेबिलिटेट करो, यानी कि उसको कोई ऐसी जॉब दो जहां पर रहकर वो अपनी जिंदगी को जी सके। तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो जो बिल है ये कई सारी चीजों पर फोकस किया जा रहा है। आज के डेट में बहुत खतरनाक चीज पता है क्या हो चुकी है? हो चुकी है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप लोग फेसबुक ले लीजिए या फिर आप लोग टेलीग्राम ले लीजिए या व्हाट्सएप ले लीजिए या फिर इंस्टाग्राम ले लीजिए, उसके थ्रू काफी सारे लोग जो हैं वो आज के डेट में दैनिक कंडीशन में बढ़ रहे हैं। यानी कि होता क्या है बेसिकली, वहां पर जाकर किसी भी पर्टिकुलर लड़की के साथ में लड़की बनकर बात करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में फिर लड़की जो है मान लीजिए एक बार मिलने आ गई, वहां से उसको किडनैप कर लिया, कहीं और ले जाकर भेज दिया। कुछ दिनों पहले दिखाई थी ना ऐसी न्यूज, अभी यहाँ पर एक लड़की को उठाया गया दिल्ली से और ले जाकर उसको भेज दिया गया कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर। पहले उत्तर प्रदेश ले जाएगा फिर मध्य प्रदेश ले जाएगा उसको। तो 3 महीने बाद मई से लेकर अभी जुलाई में उसका पता चला है कि ऐसा कुछ उसके साथ में हो रहा था। तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। और जो 13 साल की लड़की जो 20,000 में बेची गई, जब इसके पापा जो है इसके पास में पहुंचे तो इसने बोला कि मुझे अपने पापा को चेहरा ही नहीं दिखाना है, ठीक है, क्योंकि इसको पापा के द्वारा बेचा नहीं गया था, इसको बेसिकली खरीदा गया था। तो उस टाइम पर कंडीशन ही देखने को मिल रही है, बोल रहे कि मैं अपवित्र हो चुकी है, मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है और मुझे इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। तो इस तरीके से चाहिए, मरना उस लड़की को चाहिए जिसके साथ में रेप हो रखा है या फिर मरना उस इंसान को चाहिए जिसने रेप किया है। तो ये आप लोग देखिए किस तरीके से, तो ये सोसाइटी का सोचना है ना एक तरीके से। आज के में किसी का रेप हो गया तो उसको उस तरीके से देखते हैं, उसको नहीं देखते जबकि जिसने ये हरकतें की है तो उसको उठाकर उन्हें कहते हैं ब्लैंक पॉइंट पर शूट करना, तो उसको चाहिए ताकि कभी फ्यूचर में ऐसी हरकतें करने के बारे में कोई दूसरा इंसान न सोचे। तो सोशल और इकोनॉमिक जो कोज है क्राइम के वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे काफी लार्ज स्केल पर। कोई गरीब तबका है सोसाइटी का तो उसको इंक्लूड किया गया यहाँ पर। पनिशमेंट के लिए बात की जा रही है यहाँ पर, ट्रैफिकर के लिए अगर कोई ऐसा देखने को मिलता है। प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन के बारे में बात की जा रही है अगर कोई सर्वाइवर है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। पर लेकिन कथनी और करनी में फर्क नजर आएगा। कागज में तो नियम बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर उनको इंपैक्ट कौन कर रहा है, ठीक है। तो चेक करना पड़ेगा, एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि मिसयूज ना हो जाए किसी भी पावर का। तो जो भी पावर में है यहाँ पर, जो भी लॉ बनाने वाले, इफेक्टिव इंप्लीमेंट करने वाले, वो सारे मिलकर काम करें। यहाँ पर स्टेट और जो आज के में सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मिलकर काम करें। तो इस तरीके का जो बिल है उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहिए और स्मूथ तरीके से पास कर सही तरीके की चीजें लेकर चलनी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम क्या क्या देखने को मिल रही है अगर आज के में आप लोग स्टैटिस्टिक्स देखें इसके बारे में, क्या क्या आप लोगों के सामने डेटा है। 16 मिलियन के करीब जो लड़के हैं आज के डेट में वो सेक्स ट्रैफिकिंग के एक तरीके से उसमें उनको डाल रखा है। सेक्स ट्रैफिकिंग 16 मिलियन का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर 160 लाख, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग कितने सारे ह्यूज नंबर ऑफ आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि 40% के करीब इनमें वैसी लड़कियां हैं जो कि अभी बहुत कम उम्र की हैं, बच्चे हैं। इवन ऐसे भी है जो 9-9 साल की भी आप लोग यहां पर लड़कियां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उनको स्टार्टिंग से उस माहौल में रखा जाता है ताकि आगे चलकर उनको सेक्स वर्कर बनाया जा सके। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन है। इंपॉर्टेंट बात पता है क्या जो मुझे यहां पर इसमें देखने को मिली आर्टिकल के अंदर,
इसमें वीडियो इस आर्टिकल के एंड में आप लोगों को बताऊंगा जो रियलिटी में दिल को टच करने वाली बात है एक तरीके से, कि आखिर ये ऐसी चीजें सोसाइटी में हो क्यों रही है, क्यों हो रही है सोसाइटी में। अगर आप लोगों से कोई पूछे, अगर मैं आप लोगों से पूछा ऐसी चीज सोसाइटी में क्यों हो रही है, तो आप लोग क्या आंसर दोगे इसका? आप लोग पहले बताइए, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसका आंसर देने की, फिर मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के एंड में बताता हूं। 70% ऑफ विक्टिम जो है वो आज के डेट में इलिटरेट है, यानी कि उनके पास में एजुकेशन नहीं है। अगर एजुकेशन भी होगी तो कम से कम आप लोग खुद ही देख लीजिए, आज के डेट में इतने सारे हमारे फैमिली मेंबर ऐसे में, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारी लड़कियां भी हैं, ठीक है, उनको एक एजुकेशन मिल रही है, वो यहाँ पर लेक्चर देख रही है, इस तरीके से वो समझ पा रही है सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, तो कल को वो किसी दूसरे को बता पाएंगे कि हाँ यार ऐसे करना है, तो एक तरीके से समझ बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर एजुकेशन आती है, उनको अपने हक के बारे में पता चल जाते हैं, उनको ये चीजें पता चलती है कि अच्छा इसके लिए कोई कानून भी है, नियम भी है, हम लोग यहाँ से रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, तो वो सारी चीजें देखने को मिल जाती है। 50% जो रिपोर्ट की जाती है उनकी इनकम जो है वो $1 से भी कम है। $1 में लगभग 70 से 72 रुपए आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि एक दिन की कमाई 70 से 72 रुपए है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 से 4 हजार रुपए महीना कमाने वाले परिवार जो है, उसमें अगर कोई लड़की पैदा हो जाती है तो वो लड़की की हालत जो है वो नर्क से भी बदतर आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके साथ मैक्सिमम ये कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि 50% जो लड़कियां हैं यहाँ पर वो हैं जिनके घर वाले जो है वो 72 या 70 रुपए पर डे के हिसाब से भी कम कमा रहे हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या कंडीशन है। चाहे लड़कियां हो चाहे कोई औरत हो जो कि सेक्सुअली जिनको असोल्ट किया जाता है, एक तरीके से कंटिन्यूअसली उनको एक्सप्लोर किया जाता है, कई सारे इशू देखने को मिलेंगे। मिलियन ऑफ वुमेन्स को एक तरीके से उनको वुमेन की तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको एक तरीके के ऑब्जेक्ट की तरीके से ट्रीट किया जाता है कि हाँ लड़की ऐसी होनी चाहिए, गोरी हो या काली, इस तरीके से इतनी हाइट होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जबकि लड़का कैसा भी नाटा मोटा छोटा काटा, ठीक है, वो सब चल जाएगा, पर लेकिन लड़की बिल्कुल एकदम ऐसी होनी चाहिए कि हाँ बहुत सुंदर बहू लेके आया लड़का, ठीक है, पर लेकिन लड़का कैसा है वो नहीं देखेगा, बस कमाता अच्छा है। तो ये वाली कंडीशन है। तो इसीलिए लड़कियों को हमेशा पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने हिसाब से अपना लिए कोई लड़का चूज कर सके। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि एक तरीके से बस हाँ ये देख कर कि हाँ इस तरीके से चल रही है और बस उसके एक तरीके घर वालों के हिसाब से जबरदस्ती कर दी गई है। खासकर आज के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने वाला इंसान कैसा है उसको भी एक तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं तो ये बोलूंगा शादी से पहले थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा बातें करें, एक दूसरे को जाने समझे, क्योंकि इंसान जो है वो समझ पाता है तभी चीजें जो है वो आगे बढ़ेंगी। तो वो सारी चीजें नॉर्मली होनी चाहिए। अभी यहाँ पर कंडीशन क्या है, ना तो लिबर्टी देखने को मिलती है, ना एजुकेशन देखने को मिलती है, और हेल्थ की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले कोविड-19 में, बहुत सारे गरीब लोग जिनके द्वारा क्या किया गया, अपने बच्चियों की शादी कर दी गई, जिनकी शादी जो है 15 साल 16 साल 17 साल यानी कि 18 साल भी नहीं हुई। अब सोचिए यहाँ पर कोविड-19 के चलते उनके घर में कमाई नहीं है, तो सबसे अच्छा साधन उनको लग रहा है कि लड़की की शादी कर दो, पहले लड़की बोझ है घर से उसको निकाल दो। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे होता है कल को चलकर अगर वो बच्ची जो है जिसकी शादी कर दी गई है वो प्रेग्नेंट होती है, वो अभी खुद उसकी बॉडी इतनी डेवलप नहीं है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके, मां बन सके, पर लेकिन अभी से ही उसके साथ में क्या होता है, जच्चा और बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। तो दुनिया भर के केस ऐसे, इसीलिए हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा आप लोगों को जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलेगा, यानी कि जो महिलाओं की डेथ हो जाती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी बच्चे को पैदा करते हुए, क्योंकि उनका शरीर उतना डेवलप ही नहीं रहता है। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि कंडीशन जो है वो काफी दयनीय है। आगे अगर बात करूं आप लोगों से यहाँ पर वे फॉरवर्ड में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई है कि यहां पर बोला गया कि सेक्स जो ट्रैफिकिंग है उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोगों को देखना पड़ेगा। कहां से उठाया गया, कैसे उठाया गया, कहां पर बेचा गया, किसको बेचा गया, कौन किधर काम कर रहा है, ये सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को इनके लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज तौर पर भी आप लोगों के पास में डेटा होना चाहिए, वो इसी तरीके से डेटा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि नीचे तक सबके पास में रहे। कोई पर्टिकुलर एनजीओ काम कर रही है उसके पास में डेटा होना चाहिए, लोकल पुलिस के पास में वो डेटा होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी किस पर्टिकुलर एरिया में ज्योग्राफिकल रीजन कौन सा है जहां पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है वो समझना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी आप लोगों को एनहांस करनी पड़ेगी, पुलिस हो गया या फिर कोई भी एजेंसी है जो लोकल एरिया में काम कर रही है, ताकि इफेक्टिवली चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। तो फिर से वही बात है कि एक तरीके से प्रिवेंट करना है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है और एक तरीके से प्रोसिक्यूट करना है, यानी कि जो इंसान है उसको प्रिवेंट करना है और जो हरकतें कर रहा है उसको उठाकर जेल में डालना है। ये सारी चीजें फोकस करनी पड़ेगी। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये जो मैंने स्टार्टिंग में पूछी थी, आखिर ये चीजें देखने को क्यों मिल रही है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इन चीजों की डिमांड है, और जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो डिमांड और सप्लाई का जो फंडा है ना, वो एक तरीके से मार्केट में आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा, चाहे वो इंसान को खरीदने और बेचने की ही बात क्यों ना की जाए। आप लोग ये समझिए, अभी राज कुंद्रा पकड़ा गया, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि राज कुंद्रा पकड़ा गया, राज कुंद्रा बुरी हरकतें कर रहा था, वो सेक्स की वीडियो बना रहा था, इस तरीके से उसको बेच रहा था, ये गलत काम कर रहा था। पर लेकिन आप लोग ये नहीं सोच रहे कि डिमांड कितनी है मार्केट में इस चीज को। हर एक इंसान जो आज के में इसको देखने के लिए तैयार है। कई सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिले कि हमारी कंट्री में अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े जो नामी गिरामी पर्सन है वो भी इन सब चीजों में पकड़े गए हैं। कुछ तो ऐसे भी केसेस आप लोगों ने पास्ट में देखे होंगे, कुछ ऐसी वीडियो वायरल भी हुई है कि ऐसी हरकतें करते हुए ये कई बार पब्लिक में भी लोग पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब यह कि इसकी डिमांड बहुत
बहुत ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई वहां पर देखने को मिलेगी। बीड़ी और सिगरेट बार बार बोलते हैं इनको बैन कर देना चाहिए। इंसान ये नहीं बोलता कि बीड़ी सिगरेट पीनी छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाएगी। वो बेचेंगे किसको जब आप लोग खरीदोगे नहीं। आप लोगों की डिमांड है इसीलिए तो चीजें सप्लाई की जा रही है। तो ये सारी डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग आज के डेट में अगर ट्रेंडिंग उठाकर देखोगे यूट्यूब के अंदर में कैसी कैसी वीडियो देखने को मिल रही है, फिर बोलते हैं लोग ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो। अरे यार देखो तो सही, आप लोग देख रहे हो उसको खोल खोल के और फिर बोल रहे हो लोग ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग उन वीडियो को देख रहे हो। ऐसी वीडियो को लोग इसलिए ऐसी वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखना बंद कर दोगे, लोग बनाना बंद कर देंगे। तो इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल करना है, ना कि दूसरों को बोलना है कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो। ठीक है, तो इंसान अगर अपने ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे तो वो सारी चीजें अपने आप सुधरना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो अनएजुकेटेड पर्सन है ना, इलिटरेट पर्सन है, उसको ये नहीं पता है कि उसका टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। उसको बस क्या करना है कि बस कुछ भी हो जाए, बस सही तरीके से इन चीजों में संलिप्त रहना है। उसको ये नहीं पता है कि उसको आज का दिन तो चला गया, कल का दिन कैसे यूज करना है, यानी कल का दिन कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो डिमांड अगर कम कर देंगे तो सबसे शानदार तरीका है, प्राइमरी प्रिवेंशन का तो तरीका ये है कि डिमांड खत्म कर दो। ये सारी चीजें अपने आप बंद हो जाएगी, खरीदना बंद कर दो, इनको अपने आप बंद हो जाएगी। मार्केट में आप लोग देख लो, अगर मार्केट में आज के डेट में दुनिया भर का कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है, सिगरेट की डिब्बियां रखी हुई है, पेटियां रखी हुई है, दारू की भरी हुई डिब्बियां पेटियां रखी हुई हैं, देखो तो सही एक बार जाकर एक बार खुलने का वेट करते हैं और टूट कर लोग पड़ते हैं उनके ऊपर। ठीक है, कोविड 19 में सबसे ज्यादा जो हाहुल्ला मच रहा था वो इन्हीं के ऊपर मच रहा था। और गवर्नमेंट पैसे कमाती है, गवर्नमेंट क्यों ना कमाए पैसे, जब इस तरीके के लोग देखने को मिल रहे हो तो कमाएंगे। आप लोग की मजबूरी का फायदा उठाएंगे, आप लोग खरीदना बंद कर दो, बनाना बंद कर देंगे, काम खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, ये बोलने में अच्छी लगती है चीजें। तो इंसान जो है अपने ऊपर नहीं देखता है, नेताओं को गाली देने लगते हैं 2 मिनट में, नेता ऐसे करे, नेता वैसे। बैठाए किसने वो नेता वहां पर ले जाकर, वो देखा है कभी? तो ये सारी चीजें खुद जागरूक न होकर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं, समझते नहीं है चीजों को, वो दिक्कत देखने को मिलती है। चलिए जो नया लो है वो यहाँ पर सोशल मीडिया को भी काउंट करके चले, डिफाइन करे प्रॉपर वे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है जो डिफाइन किया जा रहा है। इसके अंदर एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इसके अंदर होना चाहिए और इसी के साथ में रिहेबिलिट करने का भी प्रोविजन होना चाहिए। एनजीओ हो गया, पुलिस हो गया, या फिर जो भी उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं उनके सबके पास में डेटा होना चाहिए। इंश्योर करना चाहिए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एनजीओ या कंट्री। ऐसा नहीं कि अपने ही देश में किसी लड़की को अगर अपने देश से उठा किसी विदेशों में भी ले जाकर अगर भेज दिया गया है तो भी वहां पर उसके बारे में हम लोग को बेसिकली बातें करनी चाहिए। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश इसके अंदर की गई है। क्या कोई कंफ्यूजन है आर्टिकल में, या आप लोग इस आर्टिकल को सुनने के बाद में भावनाएं कैसी आ रही है अंदर से, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स है यहाँ पर, आप लोग अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। गाली गलौज मत कीजिएगा, एक सभ्य इंसान की भाषा यूज करने का, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इसका ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। नॉर्मली यहाँ पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, अभी फिलहाल कोविड 19 के चलते जो सबसे खतरनाक इंपैक्ट देखने को मिला, अभी साउथ इंडिया के अंदर बेसिकली बात की जा रही है। कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको ऐसी कंडीशन आ गई कि उनको लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी चलानी पड़ी। तो ऐसी भी सिचुएशन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिली, यानी कि लकड़ियां काटनी पड़ रही है रोजी रोटी चलाने के लिए। ये कौन सा टीचर है? वो टीचर नहीं है जो कि आप लोग को देखने को मिलेंगे नॉर्मली जिनको गवर्नमेंट जॉब में रहती है। वो टीचर है जो ट्यूटर के तौर पर काम करते हैं कई बार, कि यहाँ प्राइवेट स्कूल में 5, 6, 10 हजार रुपए में जो कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो काम कर रहा है, 15,000 रुपए मिल जाए या फिर 20,000 रुपए मिल जाए, जो भी मिल जाए, बस अपना घर चलना चाहिए। तो ये वो टीचर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो कंडीशन कैसी है? कंडीशन ऐसी है कि टीचर जो है वो काफी दयनीय कंडीशन में आ गए जब कोविड 19 की सिचुएशन यहाँ पर तैयार हुई। तो कोविड 19 जैसे यहाँ पर चला तो जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनकी तो फिर भी दुनियादारी ठीक चलती रही, लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, खासकर स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनकी कंडीशन काफी ज्यादा खस्ता हो गई। खस्ता इसीलिए हो गई क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि ना तो वो जानते थे ना उनके पास में कोई ऐसी स्किल थी, और ऑफलाइन जो है वो चीजें काफी हद तक बंद हो चुकी थी। तो इसकी वजह से काफी कंडीशन जो है वो खराब होती है यहाँ पर नजर आई। खासकर जो प्राइवेट स्कूल है जहां पर सारा ढांचा सही तरीके से सही चीज चल रही है, उन्होंने फिर भी चीजों को मैनेज कर लिया। पर लेकिन कई सारे जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उनको फिर भी सैलरी आती रही, उनका फिर भी चल गया। पर लेकिन जो ट्यूटर थे जो कि यहाँ पर पढ़ाते थे 5-5, 10-10 हजार रुपए में, उनकी खस्ता हालत यहाँ पर देखने को मिली। तो इसी के चलते यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि यार देखिए, एक टीचर जो होता है वो एजुकेशन सिस्टम की नींव होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। अगर टीचर नहीं है, आप लोगों ने अच्छे स्कूल बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, किसी काम के नहीं यहाँ पर आने वाली है। एक पर्टिकुलर पर्सन अगर इस तरीके से आप लोग देखें, आज के डेट में कई सारे जो प्रोफेसर होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के अंदर भी सुना होगा इसके बारे में, उनके असिस्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कई बार उसमें भी वो क्या करते हैं, जैसे 25,000 रुपए, जैसे प्रोफेसर कोई पर्टिकुलर हो गया, वो मान लीजिए 80,000 रुपए कमा रहा है, तो क्या करेगा, 5,000 रुपए 10,000 रुपए देकर एक ट्यूटर रख लेगा, क्लास तुम ले लेना जाकर। ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो 5-5, 10-10 हजार रुपए दिए हैं। अगर 7th पे कमीशन के हिसाब से बात करें ना हम लोग, कि 7th पे कमीशन के हिसाब से बात करें तो 76 या 78,000 के करीब पर्टिकुलर पर्सन को सैलरी मिलनी चाहिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को। पर लेकिन मिलती क्या है उनको? 10,000, 15,000, 20,000। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें बोलेगी कि सबसे पहले तो टीचर की सैलरी फिक्स कर देनी चाहिए कम से कम। ठीक है, कि एक टीचर को इतनी सैलरी मिलेगी ताकि उसको मजबूरन उल्टी सीधी हरकतें न करनी पड़े। ठीक है, कि ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही है कि घर कैसे चलाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरों को तो ज्ञान की बातें बताएगा कि जिंदगी को ऐसे जीना है, जिंदगी को वैसे जीना है, अपनी जिंदगी जीने के लाले पड़े हुए हैं, कैसे काम चलेगा, ऐसे टीचिंग कर इस तरीके से आप लोग देश को जो है वो आगे लेकर चलोगे। अगर टीचर की कंडीशन ही रहेगी तो सबसे पहले
केरला वाला मुद्दा करना है कि अभी टीचर को लेकर यहाँ पर काफी सारे स्टेप उठाए गए, जैसे कि फिक्स कर दी गई टीचर की सैलरी जो है वो लगभग 1750 रुपए पर डे टीचर की सैलरी यहाँ पर देखने को मिली। तो टोटल मिलाकर अगर देखेगा तो लगभग 40-45 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से आप लोगों को चीजें यहाँ पर कम से कम इंसान को देनी चाहिए, आज का जैसा खर्चा है, जैसा इन्फ्लेशन है। वरना जैसे आप लोग एजुकेशन पॉलिसी लाए ना, पहले एजुकेशन सिस्टम ये था, अब एजुकेशन सिस्टम ये आ गया, ये जो सिस्टम चेंज कर रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा यार, अगर आप लोग टीचर को ही ढंग से ट्रीट नहीं करोगे। आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि फॉरेन में जाकर टीचिंग करना पसंद करती हैं, जैसे कि रघुराम राजन साहब को देख लीजिए। ये सारे जो पर्सनैलिटी के नाम आप लोग देखोगे, ये सारे वो लोग हैं जो कि यहाँ पर अच्छी जॉब, आरबीआई ग्रेड, जो आरबीआई के जो एक तरीके से गवर्नर की पोस्ट से हटकर वो वहां पर जाकर टीचिंग कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या एक तरीके से टीचिंग के सामने यहाँ पर आरबीआई की पोस्ट है। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में, जैसे आप कई बार इंटरव्यू देख लेता हूं, कई बार कहीं किसी के इंटरव्यू सुन लेता हूं, तो कई बार ऐसे भी देखने को मिलते हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो तुरंत छोड़कर क्या कोशिश करते हैं कि कहीं फॉरेन में जाएंगे और टीचिंग करेंगे, ठीक है, अपना पीएचडी कर लेते हैं साथ साथ में, उसके बाद में कहीं जाकर टीचिंग करेंगे, तो अच्छे से दुनिया भर का पैसा कमाया जाएगा। पर हमारी कंट्री में टीचर को लेकर उतना ज्यादा अच्छी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली ये रहता है कि टीचर को देखा ही उस तरीके से जाता है कि टीचर जो है गरीब सा इंसान होगा, कोई अगर कोई टीचर है BMW लेकर घूमने लगा, कोई मर्सिडीज लेकर घूमने लगा, तो ये बोले लूट रहा है, तो ठीक है, बाकी पॉलिटिशियन लूट रहे हैं, पता नहीं कौन कौन लूट रहे हैं, उन पर कोई नहीं बोलेगा, पर टीचर को लेकर बड़ी जल्दी होने लगती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि इन चीजों से ऊपर उठकर एक तरीके से कुछ ऐसी देने कंडीशन है उनको समझकर हम लोग को यहाँ पर टीचर को भी एक तरीके से, जैसे आईएएस की पोस्ट होती है ना, आईपीएस की पोस्ट होती है, उस वाली कैटेगरी में कम से कम डालना चाहिए, क्या कि इस प्रोफेशन के लिए भी लोग आगे आए निकलकर। और एक टीचिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है, कोई आईएएस बन रहा है, कोई पॉलिटिशियन बन रहा है, कोई आज की डेट में कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कभी ना कभी किसी टीचर से पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक तरीके टीचर ही एक ऐसी नींव है सोसाइटी की, जो सोसाइटी को एक शानदार तरीके से इंप्रूव कर सकती है, और उसी के ऊपर फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें बेसिकली बताने की कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम एक फिक्स सैलरी तो मिलनी चाहिए इंसान को, कि वो घर चला सके। वो नहीं कहते भूखे पेट भजन नहीं होते हैं, भूखा पेट रहेगा इंसान कैसे जिंदगी जी पाएगा, और कैसे आप लोगों को पढ़ा पाएगा, कैसे वो काम कर पाएगा। तो जरूरी है कि कम से कम एक डिसेंट जिंदगी जिए, तभी वो इच्छे से लोगों को बैठकर पढ़ा भी पाएगा। पर लेकिन ये ऑफलाइन टीचरों को काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी है कि बुरी हालत है, आप लोग ये बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, अफगानिस्तान के बारे में बात की जा रही है। ये जो खौफनाक चेहरा आप लोग देख रहे हैं, ओसामा बिन लादेन, बात की जा रही है 11 सितंबर 2001 की। 11 सितंबर 2001 यूएसए के अंदर एक ऐसी बिल्डिंग थी, उसके अंदर से यहाँ पर क्या किया गया, एक इसके अंदर से जहाज निकाल दिया गया, और ये जो बिल्डिंग के अंदर से जहाज क्रॉस हुए यहाँ पर, इसकी वजह से क्या हुआ, लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों की वहां पर जान चली गई। अब ये हरकतें की गई किसके द्वारा, अल कायदा के जो चीफ थे उस टाइम पर, जिनका नाम था ओसामा बिन लादेन। एक साइंटिस्ट इंसान था ये, जिसके द्वारा हरकतें की गई। पर लेकिन अब कंडीशन ये आ गई कि यूएसए का एक लोग भी अगर कोई मर जाए ना, तो यूएसए जो है उसको छोड़ता नहीं है जल्दी से। इसने क्या किया, इसने तो 3000 लोगों को मार दिया। अब यूएसए जो था वो भन्नाया हुआ था उस टाइम पर, तो उस टाइम पर कंडीशन ये कि अब करना क्या है। तो जो नेता थे यहाँ पर उस टाइम पर थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या बोला कि अब कुछ भी हो, इसको छोड़ना नहीं है, इसको क्या, हमको अल कायदा को ही नहीं छोड़ना है। तो ये अल कायदा के पीछे पूरा नहा धोकर पड़ गए। तो उस टाइम पर ओसामा बिन लादेन ये माना जा रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर छिपा हुआ था। तो अफगानिस्तान में उस टाइम पर तालिबान रूल कर रहा था, तो यहां पर ये बोला गया तालिबान को कि भाई साहब, ये जो ओसामा बिन लादेन है, तुम हमको बेसिकली ये दे दो, ओसामा बिन लादेन, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तालिबान ने साफ साफ मना कर दिया। मना क्या कर दिया, बेसिकली इग्नोर कर दिया। यूएसए ने बोला इतनी बदतमीजी, तुम हमको इग्नोर कर रहे हो, तो यूएसए ने बोला हम तुमको निस्ते नाबूद कर देंगे। तो ऐसी कुछ कंडीशन हुई यहाँ पर, और यूएसए क्या था, यूएसए ने अपना ठंडा बुरा उठाया और पहुंच गया अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में सबसे पहले इनका बेसिक पर्पस जो था वो था बेसिकली अल कायदा को खत्म करना, यानी कि अल कायदा को खत्म करना और ओसामा बिन लादेन को निपटाना। तो अल कायदा को खत्म करके ओसामा बिन लादेन को इन्होंने निपटाया। पर लेकिन ओसामा बिन लादेन जो है वो वहां से पाकिस्तान से पकड़ा गया, ठीक है, बचकर भाग गया जैसे तैसे, तो इसको निकाल कर मारा गया। पर लेकिन ये एंट्री कर चुके थे यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में, और अफगानिस्तान के अंदर जो इनके द्वारा एंट्री की गई, अब इन्होंने ये बोला कि अफगानिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी हम लोग लेकर आएंगे। तो इनके द्वारा काफी कुछ काम किया गया। तो ये अफगानिस्तान जो है इनके 4 प्रेसिडेंट खा गया। बुश ने काम स्टार्ट किया था, ओबामा ने इसको पीक पर पहुंचाया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको घटाना स्टार्ट कर दिया, और जो बाइडेन साहब जो है वो इससे बाहर निकल गए। तो ये पूरा प्रोसीजर चला, यानी कि 4 प्रेसिडेंट यहां पर पूरे ये यूएसए के खा गया। लगभग अगर मोटे मोटे तौर पर अगर खर्चे की आप लोग बात करेंगे तो आप लोग चौंक जाएंगे कि यहाँ पर कितना ह्यूज खर्चा यहाँ पर किया गया है। नॉर्मल तरीके से तो ये बोला जाता है कि यहाँ पर जो खर्चा किया गया वो लगभग 1 ट्रिलियन के करीब किया गया है। पर लेकिन अगर ओवरऑल यहाँ पर आप लोग जोड़ोगे सारा,
तो ये कई ट्रिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं इतना हमारी कंट्री की जीडीपी है ना, लगभग 3 ट्रिलियन के करीब इतना खर्चा अफगानिस्तान के अंदर किया गया लास्ट 20 ईयर में यूएसए और दूसरे लोगों के द्वारा। नेटो के जो मेंबर हैं वो भी काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर बेसिकली थे, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो ये माना जाता है कि इनके द्वारा 980 बिलियन रुपए यहाँ पर खर्च किए गए। लगभग 2400 के करीब यूएसए के सोल्जर और बाकी के जो अलाइड जो लोग हैं यहाँ पर 1144 के करीब दूसरे, इनके यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर कंडीशन देखने को मिली। तो बाकी 388 जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि इतने लोगों की यहाँ पर जान गई, यानी कि यूएसए लगभग 2500 के करीब अपने सोल्जर यहाँ पर खो चुका। बाकी अगर मोटे मोटे तौर पर बताएं 71,000 के करीब यहाँ जो है सिविलियन लोगों की जान गई। तो 3.5 के करीब मैंने नेटो और वो सारे जो अलाइड फोर्सेस हैं उनकी बताई थी यहाँ पर। बाकी जो नेशनल जो इनकी खुद की मिलिट्री है और जो पुलिस है उनमें यहाँ पर 78,000 लोगों की जान गई। अपोजिशन के जो फाइटर थे उनकी भी लगभग 84,000 लोगों की जान गई। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो लास्ट 20 सालों में 2.5 लाख के करीब जो लोग हैं यहाँ पर उनकी जान जा चुकी है, अगर बात करें इसकी पर्टिकुलर वॉर के अंदर में। तो यहाँ पर इनको ये बेसिकली गए किस लिए थे, गए इसलिए थे कि यहाँ पर जल्दी से जाएंगे और यहाँ पर बेसिकली खत्म करेंगे टेररिज्म को। अल कायदा को तो चलो इन्होंने निपटा दिया, पर लेकिन जिस तरीके से तालिबान जो है ये उस तरीके से जो कंडीशन बन गई कि उसको ये नहीं निपटा पाए। इनके द्वारा काफी ह्यूज खर्चा किया गया, वो लगभग 143 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन में किया गया, 90 बिलियन जो है यहाँ पर अफगानिस्तान की आर्मी पुलिस सिक्योरिटी फोर्स को दुरुस्त करने में किया गया, 36 बिलियन जो है यहाँ पर गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए गया। यानी कि पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया गया। तो यानी कि आज की डेट में अगर बात करें चारों प्रेसिडेंट ने कोई भी यहां पर कमी नहीं छोड़ी एक तरीके से चीजों को टैकल करने के लिए। पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, अभी यहां पर उसी तालिबान के साथ में ये अभी समझौता करके यहां से बाहर निकल रहे हैं। रीजन क्या है, रीजन इसका ये कि तालिबान जो है वो गोरिल्ला वारफेयर करता है, यानी कि मारता है और छुप जाता है। तो छुप जाता है तो फिर पता नहीं चलेगा कि कौन यहाँ पर नॉर्मल इंसान है और कौन यहाँ पर आतंकवादी है। तो इसकी वजह से काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। तो ये बिल्कुल वही कंडीशन हो गई जैसे कि आप लोगों को पता है वियतनाम के अंदर में यूएसए की हुई थी। वियतनाम के अंदर भी गोरिल्ला वॉरफेयर का फंडा चला और यूएसए को नाक रगड़कर वहां पर आना पड़ा। तो ये कुछ ऐसी वॉर है हिस्ट्री में जिसमें एक पावरफुल कंट्री जिसको बोलते हैं ना कि जरा सी देर में मैप में से एक देश को निपटा दे, उस कंट्री को भी घुटने टेक कर बाहर निकल के आना पड़ा। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो अभी यहाँ पर इनको लगने लगा यार ये वॉर ऐसे ही चलने वाली है। और दूसरी बात यह कि हम लोग जाकर क्यों लड़े, यहाँ पर पड़ोसी देश देखेंगे, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पर इंडिया हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया या ईरान हो गया, अपना आप देखेंगे हम क्यों फालतू यहाँ पर ये परेशान है वहां पर। तो ये सोचा किसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प बिजनेसमैन था। तो उसने पूछा कि हम लोग इतने बिलियन पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं वहां पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिजनेस है अपना, आराम से काम करो, कहीं आगे अपने आप देखेंगे जो मर रहा है जो जी रहा है, हम क्यों उनके चक्कर में पड़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। अगर मोटे मोटे तौर पर बात करें तो वुमेन जो है वो लगभग 3,000 के करीब और बच्चे जो है लगभग यहाँ पर 7 से 8,000 के करीब बच्चों की भी जान गई। ऐसा नहीं है कि बुरी ही चीजें यहाँ पर देखने को मिली, 20 सालों में अच्छे काम भी कुछ देखने को मिले यहाँ पर जो इनके द्वारा किए गए। जब से तालिबान यहाँ से खत्म, जब से तालिबान का जो राज खत्म हुआ था 2001 से, तो लगभग यहाँ पर उस टाइम से अब तक का काफी सारी चीजें यहाँ पर चेंज भी की गई। ठीक है, तो बोल की जा रही 2000 अगर बात करें यहाँ पर जब से लेकर अब तक का, तो यहाँ पर नॉर्मली तरीके देखा जाए तो 9 लाख के करीब बॉयज एंड जो गर्ल्स थे वो स्कूल में जाया करते थे। फिर यहाँ पर चलकर क्या हो गए, 8 मिलियन के करीब यहाँ पर हो गए। 8 मिलियन मतलब लगभग 80 लाख के करीब आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि 9 लाख से 80 लाख कर दिया इन्होंने, जो स्कूल वगैरह में बच्चे जाने लगे। लिटरेसी जो लेवल था 12% था, अब बढ़कर वो 35% हो गया है। यानी कि एजुकेशन लेवल बढ़ा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लोग जो जिंदा रहते थे वो 40 साल में निपट लेते थे मैक्सिमम, अब 63 साल तक जिंदा रहते हैं। अर्बनाइजेशन यानी कि और भी चीजें डेवलप हुई है, 26% से 70 हो गया। लोगों के घर में टीवी भी है आज के दिन में, उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं। लगभग बात करें 320 जो प्रॉपर जो माइल्स रोड थी यहाँ पर, वो अब लगभग 10,000 के करीब रोड यहाँ पर डेवलप की जा चुकी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है इनके, जो बच्चों की डेथ होती थी वो भी काफी हद तक कम हो गई थी। पर लेकिन बात है कि 20 साल में जो इनके द्वारा ये काम किया गया, आप लोग क्या लगता है कि तालिबान आकर फिर से उसी हरकतों को नहीं रिपीट करेगा जैसा वहां पर पहले था, तो फिर से वही हरकतें यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर आएगी। तो कंडीशन अब ये है घुमा फिराकर कि कैसे शांति बनाकर रखनी है और कैसे इस मुद्दे को सुलझाना है वो देखना पड़ेगा। अब इंडिया के बारे में बात करें, हमारी कंट्री को क्या दिक्कत है। हमारी कंट्री सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारा बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर 3 दिक्कतें मैंने आप लोगों को देखने को मिलेगी। ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो वहां पर प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, तालिबान के साथ में अगर बात करते हैं तो हमारी कंट्री जो खासकर बंद जब टच करती है बॉर्डर यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ में, तो यहाँ पर उसमें सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से हमारा बेसिकली वो नॉर्मल होना चाहिए। बाकी अगर तालिबान पावर में यहाँ पर आ जाता है तो देखिए तालिबान क्या है, पपेट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के हिसाब से काम करता है, तो फिर से ये सिक्योरिटी के लिए और खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर
हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि तालिबान न्याय जो भी है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर निकल कर आए, तभी चीजें नॉर्मल रहेगी। और इसी के साथ में कनेक्टिविटी के चलते हम लोगों ने काफी पुश किया, चाबार पोर्ट के साथ में अफगानिस्तान को कनेक्ट करने के लिए पूरा जोर हमारे द्वारा चलाया गया। तो काफी सारे मुद्दे भी हम लोगों ने यहाँ पर देखने को मिले। हम लोगों ने पार्लियामेंट बनाई, बांध बनाए, हम लोगों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, बच्चों का एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए काम किया। तो अच्छे खासा काम हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया है, आप लोग ये बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो सारी चीजें जो की गई थी अब तक, तालिबान आकर फिर से आपने चीजों को कंट्रोल में ले लेगा तो कैसे काम चलेगा। तो ये पूरा मुद्दा है यहाँ पर। अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चल रही थी ना पिक्चर सी दिमाग के सामने, जब समझ में आ रहा था, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, ये आर्टिकल है बेसिकली टुनीशिया के बारे में। तो टुनीशिया जो यहां पर पर्टिकुलर कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर ये कंट्री का जो बेसिक पर्पज है, यहां पर अगर बेसिक इसके बारे में बात करें, फिलहाल अभी क्या है, कोविड-19 को टैकल नहीं कर पाए, गवर्नमेंट जो है उसके सामने घुटने टेक गई। तो एक तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री को हटाया गया, फिर लगा कि काम नहीं चलेगा तो प्राइम मिनिस्टर को भी हटाया गया। तो इस तरीके से जो प्रेसिडेंट है उसने अपने हाथ में पावर ले लिया पूरी। तो एक तरीके से बोला यहां पर यह जा रहा है कि आप लोगों को जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको सुलझाकर चीजों को सोल्यूशन निकालकर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके जो हरकतें देखने को मिलती है उससे काफी बुरी कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो उसी के बारे में चीजों को यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। यानी कि टुनीशिया के अंदर जो भी आज के डेट में चल रहा है वो सही नहीं है। एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम को एस्टैब्लिश करके चीजों को चलना चाहिए। ये तो एक टाइम का कू टाइप का हो गया कि आप लोगों ने क्या किया, जो यहां पर जनता का एक तरीके से तख्ता पलट कर दिया। तो शांति बनाकर पेंडेमिक को टैकल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लोगों को जॉब दिलाना, वो सारे मुद्दे होने चाहिए, जबकि वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उसी के बारे में एक मोटी मोटी बात की जा रही है, ठीक है। तो टुनीशिया को मैप में देखते हैं कि मेडिटेरेनियन सी में आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। ये है यहाँ पर टुनीशिया, जिसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। इधर हो गया यहाँ पर क्या अटलांटिक ओशन हो गया। तो एक मैप में आप लोग याद रखिएगा, कम से कम क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एक क्वेश्चन आप लोगों का रह गए थे यहाँ पर, हालांकि मैंने दिखा तो दिया था आप लोगों को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ए क्राइम इन इटसेल्फ बट इट इज आल्सो ए प्रोपेलर, ठीक है, फॉर द सेवरल अदर क्राइम। यानी कि एक तरीके से दूसरे क्राइम को भी यहाँ पर ये सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो एक तरीके से प्रोपेलर है दूसरे क्राइम को भी सपोर्ट करने वाला। यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, इंसान को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह पर भेज दिया। अब यहाँ पर उसके बाद में उसको सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है, स्लेव बना के रखा जा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें की जा रही हैं, तो दूसरे क्राइम को भी यहाँ पर बढ़ावा देता है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो वे फॉरवर्ड क्या होने चाहिए यहाँ पर इसको रोकने के लिए, इसके ऊपर आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है यूरोप के अंदर। अगर आज के दिन में आप लोग जाएंगे तो यूरोप अगर आप लोग देखिए बेसिकली जो बोला जाए तो अपनी कंट्री यहाँ पर होगी, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो यह पर्टिकुलर यूरोप, तो इसके अंदर अगर आज के दिन में आप लोग जाएंगे काफी लार्ज स्केल पर बाढ़ वगैरह आप लोग को देखने को मिलेगी। ये देखिए कंडीशन क्या है। तो ये ऐसा नहीं कि बिहार की फोटो है या महाराष्ट्र की फोटो है, केरला की फोटो है, ठीक है, या फिर किसी और एरिया की, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोप की फोटो है। तो यूरोप में भी बाढ़ देखने को मिल रही है। आप लोगों को याद होगा पहले जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुआ करती थी हमारी कंट्री के खिलाफ, जो पाकिस्तान की साइड से टेररिज्म होता था, हम लोग बोलते थे बार बार जाकर लोगों को कि यार टेररिज्म हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है। तो वो क्या करते थे, उसको बोलते नहीं थे, कहते कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपसी मामला है, टेररिज्म जैसी कोई चीज नहीं है। पर लेकिन जब जब चीजें जो है चीजें अलग तरीके से बढ़ने स्टार्ट हो गई तो उनको समझ में आना स्टार्ट हो गया। जब यहाँ पर यूएसए के अंदर बम ब्लास्ट होने लगे, यूरोप के अंदर बम ब्लास्ट होने लगे, तो उनको लगने लगा कि हाँ यार टेररिज्म जैसी कोई चीज है। फिर उसके ऊपर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और उसको एक ग्लोबल थ्रेट बताया। ऐसे ही यहाँ पर ये था जब यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड की कंट्री है, जैसे कि आसपास में छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पर ये इंडोनेशिया वगैरह, ये इधर यहाँ पर फिलीपीन के या दूसरे भी कई सारे आइलैंड की कंट्री हैं, वो आराम से डूब रहे हैं, बर्फ पिघल रहे हैं, पहाड़ों से बर्फ पिघल कर नीचे आ रहा है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि तो अपने ISC की जिंदगी जी रहे हैं। अब ये डूबने लगे जब यहाँ पर, अब इनको समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, ऐसी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि तुम भी डूब सकते हो। पहले इनको ये लगता था कि नहीं, ये सारी चीजें हवा में होती हैं। तो ये सारी चीजें अब इनको समझ में आ रही है। तो अब यहां पर ये इसके चलते काफी सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा G20 की मीटिंग के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। G20 की जो मीटिंग हुई है उसमें इनके द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2050 तक का हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कार्बन एमिशन है उसको कम करेंगे। पर लेकिन कंडीशन क्या बन रही है, अगर प्रेजेंट टाइम पर आप लोग देखो, इंडिया ये बोला कि उस तक वेट करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल अभी आप लोगों को चीजों को सुधारना पड़ेगा। तो कैसे सुधारनी है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि 2050 की जगह 2030 रखो आप लोग ये टारगेट कि आप लोगों को एमिशन कम करना है, तभी जाकर सिचुएशन समझेगी, वरना और ज्यादा अभी यहाँ पर चीजें देखने को मिलेगी। तो पहले भी यहाँ पर कई बार ऐसे बाढ़ आई है, अगर पास्ट में देखा जाए, अगर बात करें बात की जा रही है 1993 में, 1995 में भी इस पर्टिकुलर एरिया में पहले बाढ़ देखने को मिल रही है। पर प्रेजेंट टाइम पर जो कंडीशन है, अगर आप लोगों को पता है बिहार में हर टाइम बाढ़ आती है, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि बाढ़ क्यों आ रही है, उसका इतने दिनों से प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो एक तरीके से सीखना चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर यहाँ पर देखने को मिल रही है तो कल को अपनी कंट्री भी आसानी से देखने को मिलती है, आप लोग देखते हैं। तो एक तरीके से अगर आप लोग समझ रहे हैं कि सामने वाले देश में ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो अपने देश में आप लोग क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वरना कई सारी दिक्कत आप लोग को देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो उस लेवल पर नहीं है इन चीजों को
हैंडल हम लोग कर पाए, ठीक है। तो वो सारी कई सारी प्रॉब्लम यहाँ पर निकल कर आ सकती है, तो इसलिए हम लोग को इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए और प्रॉपर वे में टैकल करके इसको चलना चाहिए, ठीक है। वरना कई सारी और भी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। यूरोप के अंदर जो बाढ़ देखने को मिल रही है वो आगे आने वाले टाइम में हमारी कंट्री के हमारी कंट्री में ऑलरेडी देखने को मिल रही है। केरला में देख लीजिए, अभी महाराष्ट्र वगैरह में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें कई जगह आप लोग बिहार के अंदर देख लीजिए, तो जो बड़े बड़े एरिया हैं कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये जलमग्न पाए जाते हैं जब भी ठीक ठाक बारिश हो जाती है। एक तो रहता है बारिश आए, जब बारिश आ जाए तो फिर वो जाता है कि बारिश क्यों आ गई यार इतनी, ठीक है। तो दोनों तरीके से दिक्कतें निकलकर सामने आती है, तो ये बातें यहाँ पर की जा रही हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई सारी ऐसी दिक्कतें नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आसाम और मिजोरम के अंदर ये बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसके ऊपर नजर डालेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं क्या क्या बातें अभी देखने को मिल रही है। अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से यहाँ पर देखिए, पहले आसाम और मिजोरम को आप लोग देखिए, तो यहाँ पर आप लोग मिजोरम देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को आसाम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बीच में ये झड़प क्यों हो रही है, तो ये बॉर्डर एरिया पार्टिकुलर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कंडीशन खराब हो रही है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जहां पर ये सिचुएशन आप लोग देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये गोला मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये है फिलहाल अभी आज के डेट में दोनों के बीच में रस्साकसी का जो रीजन